नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग को स्वागत है इस चैनल पर है। आज हम मध्य प्रदेश के बजट की चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए हमने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। जगदीश देवड़ा जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। जगदीश देवड़ा जो है हमारे वित्त मंत्री हैं। जगदीश देवड़ा हमारे वित्त मंत्री हैं, ठीक है। जगदीश देवड़ा जो है मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 1 मार्च 2023 को इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। ये देखिए 1 मार्च 2023 को इन्होंने बजट पेश किया है। तो ये मध्य प्रदेश के मिनिस्टर्स आपको याद होंगे, लेकिन जगदीश देवड़ा याद रखना, ये वित्त मंत्री हैं। इन्होंने भाषण प्रस्तुत किया है और हम बजट के भाषण को जो है आपके सामने रखते हैं। बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24, बजट भाषण वर्ष 2023-24। इसमें हम मुख्य चीजों को देखेंगे, पूरा बजट नहीं देखेंगे। बजट की शुरुआत इन्होंने कर दी है, जिसमें इन्होंने लिखा है भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम यजामहे हे परा ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तो यहाँ से इन्होंने अपनी बजट जो है की है, सरकार की प्रशंसा की है। प्रत्येक वर्ग के को विकास की धारा से पूरी तरह जोड़े एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो, यहाँ से इन्होंने बजट किया है। सुखस्यम मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राजस्व, राजस्व मूलम इंद्राय जयः। तो यहाँ से जो है इन्होंने स्टार्ट की है। हम बजट के मुख्य बिंदु पर आते हैं, जहां से बजट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा हम देखते हैं बजट की पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी सरकार ने 22-23 के प्रदेश के बजट को तैयार करने में नवाचार करते हुए आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए। हमने इन परंपरा को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को तैयार करने में कायम रखा। आम जनता से 4000 से अधिक सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को बजट तैयार करते समय गंभीरता पूर्वक विचार में लिया गया। आम जन के भी हमने जो है बजट में विचार लिए। आर्थिक परिदृश्य से हम देखें कि हमने क्या किया है, क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी नजर आर्थिक परिदृश्य में जाएगी कि भारत जो है, जो हमारी वर्तमान केंद्र में सरकार है, वो भारत में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम भारत को बनाना चाहते हैं। देखिए 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं, इस चीज को याद रख लीजिए। हम वहां हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है बन चुका है, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है। इसी दौरान हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य बेबुनियाद नहीं है जो हम पाना चाहते हैं। तो भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। इसमें हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गतिशील नेतृत्व में प्रदेश भी अपना योगदान संपूर्णता के साथ दे रहा है। अब हम कुछ आंकड़ों को देखते हैं, जो आंकड़ों की यहाँ पर जिक्र होगी। आंकड़ों को जरा हम समझ लेते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब जीडीपी में 22-23 में अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर 16.43% की वृद्धि हुई है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान विगत वर्ष में 3.6% से बढ़कर 4.8% हो गया है। मतलब भारत की जो टोटल जीडीपी है, उसमें हमने मध्य प्रदेश का योगदान ये रहा कि पहले हम 3.6 देते थे, अब जो है हम 4.8% का योगदान दे रहे हैं। चलिए इस चीज को हम यहाँ रख देखिए, बोल्ड अक्षरों में हम कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए, तो यहाँ इसको हमने कर दिया है, 4.8% हो गया है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक।
पहले हमारा कितना था 3.6, बढ़कर हमारा देश की जीडीपी में कितना योगदान हो गया मध्य प्रदेश का 4.8%। तो ये इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में 38,497 थी, जो वर्ष 22-23 में अग्रिम में 3.5 गुना से अधिक बढ़कर 1,40,583 हो गई है। 1,40,583 हो गई है। याद रखें इस चीज को। 38,497 थी, जो 22-23 में 3.5 गुना बढ़ के 1,40,583 हो गई है। G20 मध्य प्रदेश में बहुत शहरों में हुआ, इसकी चर्चा हम मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। पढ़ लीजिए इसको। माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व नेता की छवि के दृष्टिगत भारत को G20 समूह की अध्यक्षता का सम्मान इस वर्ष हमको मिला। इसीलिए G20 हमने पूरे भारत में अलग अलग शहरों में कराया, क्योंकि इस बार हम G20 की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समूह के कृषि संस्कृति G20 एम्पावर, विज्ञान, रोजगार, श्रमिक, अधोसंरचना उप समूह की 8 बैठकों का आयोजन हमारे प्रदेश में हुआ है। टोटल कितनी बैठकों का आयोजन हुआ? 8 बैठकों का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश हुआ, जिसमें कृषि, संस्कृति, G20 एम्पावर, विज्ञान, रोजगार, श्रमिक, अधोसंरचना उप समूह की 8 बैठकों का आयोजन हमारे प्रदेश को सौंपा गया। इन विचारशील बौद्धिक आयोजन से प्रदेश के नीति निर्धारकों को लाभ एवं प्रदेश को वैश्विक पहचान के साथ कौशल्य, रोजगार, कृषि, अधोसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों में विकास की नई संभावना का लाभ मिला है। तो यहां पर याद रखिए कि 8 बैठकें G20 की मध्य प्रदेश को सौंपा गया था। अगला पॉइंट हम देखें। प्रदेश के कुशल नेतृत्व पर विश्वास दिखाते हुए भारत सरकार ने हमारे प्रदेश के इंदौर शहर को जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए चुना है। इंदौर शहर को जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए चुना है। आयोजन का गुरुत्तोत्तर सम्मान दिया। 70 से अधिक देशों के 3,500 से अधिक प्रतिनिधियों के स्वागत में हमने दिल के और घरों के दरवाजे खोले। 70 से, आप देख लीजिए, 70 से अधिक देशों के 3,500 से अधिक प्रतिनिधियों के स्वागत में हमने दिल के और घरों के दरवाजे खोले। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि विदेशों में निवासरत प्रवासी भारतीयों के हित के संरक्षण के साथ ही प्रदेश के विकास के लिए राज्य में निवेश को आकर्षित करने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए जाने की गतिविधि को गति व दिशा देने में यह सम्मेलन सराहनीय रूप से सफल रहा। आयोजन में पधारे प्रवासी अतिथियों में देश के स्वच्छतम शहर इंदौर को सराहा, जिससे प्रदेश की ख्याति बढ़ी। याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश सरकार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने G20 के कार्य समूह की बैठकों एवं प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन का प्रदेश को सम्मान दिया। इन आयोजन से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। इंदौर शहर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपके पहचान यहां पर बन जाती है। आगे देखें, जो बजट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा। बजट में देखिए, इसको मैं बोल्ड अक्षरों में आप देखिए यहां मैं कर रखा हूं, देख लीजिए। नारी के सशक्त होने पर परिवार सशक्त होता है और परिवार के सशक्त होने पर प्रदेश सशक्त होता है। प्रदेश सशक्त होता है। देखिए, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ध्यान दे दीजिए। नारी के सशक्त होने पर परिवार सशक्त होता है और परिवार सशक्त होने पर प्रदेश सशक्त होता है और प्रदेश के सशक्त होने पर राष्ट्र सशक्त होता है। तो यही हमारे सरकार की मंशा रही। नारियों को हमने जो है सशक्त बनाने दिया और इस दिशा में हमने क्या क्या प्रयास किए उसकी चर्चा हम आपसे अब करते हैं। ध्यान रखें, हमारी सरकार ने नारी मन की अबूझ व्यथा को संवेदनशीलता से समझा। कन्या रत्न की पहली किलकारी से लेकर उसके संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार साथ है। इस हेतु संतान के जन्म के पूर्व उसकी माता के गर्भवती होने पर पोषण की व्यवस्था, संस्थागत प्रसव पर आर्थिक सहायता,
कन्या के जन्म पर लाडली लक्ष्मी योजना, शिशुओं के पोषण व्यवस्था के लिए आंगनवाड़ी, छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्तियां, साइकिल, कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन आदि, कन्या विवाह एवं निकाह, प्रसूता सहायता, स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, स्व सहायता समूह, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आबादी भूमि में महिलाओं के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामी का अधिकार, संपत्ति के रजिस्ट्री में महिलाओं को विशेष छूट, विभिन्न पेंशन योजनाएं, संबल योजना, महिला थाना, शासकीय सेवा में आरक्षण आदि जैसे कार्यक्रम संचालित हैं। अब हम इन सब योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इनसे लाभ क्या हुआ। यह इन योजनाओं के ही परिणाम है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में जन्म के समय लिंग अनुपात जो हमारा मध्य प्रदेश का 927 था, उससे बढ़कर 956 हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोटिस कर लीजिए। लिंग अनुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है, 956 हो सका है। जन्म के समय के लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं, मतलब हमने इसमें ग्रोथ किया हमारी योजनाओं से, ये हम आपको प्लस पॉइंट दिखा रहे हैं। आगे बढ़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वर्ष 2007 में आरंभ लाडली लक्ष्मी योजना। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि ये योजना आई कब, इसको मैं इस गोले में रख लेता हूं, जरा नोटिस कर लीजिए आप लोग। वर्ष 2007 में ये आई है। याद रखिए, पूछ ली जाती हैं योजनाएं, कौन योजना कब चालू हुई, क्योंकि जो योजना सफल है उसके लिए करंट अफेयर्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो सफल योजना है कब चालू हुई। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में हुई। अब तक 44,39,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। 44,39,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस पॉइंट को भी नोटिस कीजिए, 929 करोड़ रुपए इस साल भी हमने बजट में रखे हैं। अगला पॉइंट देखें। प्रदेश के समस्त 52 जिलों, याद रखें 52 जिले हो चुके हैं, 52 जिलों की 84,465 आंगनवाड़ी केंद्रों एवं 14,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने एवं जागरूकता के उद्देश्य से उदिता कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ये मैं आपको इस गोले में बता देता हूं, ये देखिए उदिता कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि 44,39,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई। 23-24 में 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 52 जिलों की 84,000, याद रख लीजिए इसका डेटा, 84,000 नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 465 आंगनवाड़ी केंद्रों एवं, आप लोग पूछ लेते कि आंकड़े पूछता है मध्य प्रदेश सरकार, आंकड़े पूछता है तो आंकड़े याद रखिए आप, क्योंकि बजट के आंकड़े हैं, एग्जैक्ट आंकड़े हैं, सरकार की गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट के आंकड़े में दे रहा हूं, पुस्तकों में गलत लिखे रहते हैं, तो नोटिस कीजिए आपको। 84,465 आंगनवाड़ी केंद्रों एवं 14,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किशोर बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से उदिता कार्यक्रम संचालित है। याद रखें, कार्यक्रम है उदिता। उदिता कार्यक्रम प्रश्न आ सकता है किससे संबंधित है, तो किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहारों में बढ़ावा देने एवं जागरूकता करने के उद्देश्य से। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 18 नंबर के पॉइंट में क्या है, ठीक है। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में महिला स्व सहायता समूह के 47 लाख से अधिक सदस्यों ने न केवल अपने स्वयं के लिए आर्थिक विकास किया, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान दिया। इन समूह को 5,084 करोड़ से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान का भार राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष
23-24 में योजना अंतर्गत रुपए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रख लीजिए 660 करोड़ का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्व सहायता समूह के लिए, महिलाओं के लिए किया गया है। इसको याद रख लीजिए, ठीक है, 660 करोड़। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 33 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कर 1466 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। योजना क्रियान्वयन में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रख लीजिए इस चीज को, हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए ठीक है, कुछ एरर आ गया था, इसको देख लीजिए। प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार हमने 467 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नवीन आबकारी नीति के अंतर्गत शराब की दुकानों से संबद्ध अहातों को बंद करने का बहुत बड़ा फैसला है। अहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से नशे की लत को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया, ये क्या बात है। पहले क्या होता था मध्य प्रदेश में, 1 अप्रैल के पहले तक, 1 अप्रैल से लागू हुआ है 2023 में, तो पहले क्या होता था, जहां शराब की दुकान है, अब आजकल क्या है, कंपोजिट दुकान हो गई। कंपोजिट दुकान का मतलब जहां देसी शराब भी मिलेगी, जहां अंग्रेजी शराब भी मिलेगी, दोनों शराबें मिलेगी। अब शराब जहां मिलती थी तो शराब लेकर वहां लिखा रहता था बगल में या ऊपर या नीचे, अहाते कहते हैं। अहातों का मतलब होता था जहां बैठ के शराब पी जा सके। आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा, उत्तम पीने की व्यवस्था। तो वहां जो लोगों ने दुकान से शराब खरीदी, फिर बगल में ऊपर नीचे कहीं जगह होती थी, वहां बैठ के पी, और सड़क पर जो है उन्होंने तमाशा किया और राहगीरों को परेशान किया। तो अब आप शराब की दुकान से शराब लेंगे, अपने घर जाइए, वहां जाके पिए। आप बीच सड़क पर नहीं पिएंगे, ना ही कहीं पीने की व्यवस्था होगी, ना कोई बार होगा, ना कोई रेस्टोरेंट होगा, ना ही कोई पीने की व्यवस्था होगी। ये लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है। पीते हुए पाओ जाओगे, जेल जाओगे, इसकी सजा हो जाएगी। ये 1 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया है। बड़ा निर्णय हो। उमा भारती जी जो है शराबबंदी को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी, लगातार सीएम को चिट्ठियां लिख रही थी, इसलिए इस फैसले को लिया गया और काफी अच्छा फैसला है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 21 को। विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से एक योजना चलाई गई है। आहार अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भारिया एवं सहारिया परिवार की महिला के बैंक खाते में प्रति माह 1000 रुपए जमा कराए जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि अति पिछड़ी जनजातियों की बात हुई है। बैगा, भारिया, सहारिया ही अति पिछड़ी जनजाति हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र शोध से यह ज्ञात हुआ है कि प्राप्त राशि से अधिकांश महिला द्वारा पोषण संबंधी खाद्य पदार्थों पर ही व्यय किया जाएगा, जिसमें उनके सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं विटामिन स्तर में वृद्धि हुई। इस हेतु 300 करोड़ का प्रावधान जो है प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जनजातियों पर विशेष ध्यान दे रही है, इसलिए ये योजना चलाई गई। इस योजना का नाम है आहार अनुदान योजना, जो बैगा, भारिया, सहारिया जनजातियों से रिलेटेड है। इसमें उनकी महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए महीने दी जाएंगे। लाडली बहना से अलग योजना है, लाडली बहना सभी को मिलेगी। ये सिर्फ बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लिए है। 22 नंबर का हम पॉइंट देखते हैं कि यहाँ क्या है। आहार अनुदान योजना के सुखद प्रतिफलों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जनप्रिय एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सर्व समाज की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार में निर्णय लेने की भूमिका के लिए क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश की
मुख्यमंत्री लाडली बहना की सौगात योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1000 प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। 2023-24 योजना के 8000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बहुत बड़ी चीज है। जो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री की जो भी योजना चल रही है, बहुत जोरदार चल रही है, महिलाओं बड़ा उत्साह है। 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रत्येक महिला के खाते में 1000 रुपए आएंगे। लेकिन ये योजना इंस्पायर किससे है, ये क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएंगे। इंस्पायर ये योजना हुई है आहार अनुदान योजना से। आहार अनुदान योजना जो बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लिए, उससे ये इंस्पायर होकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा या मामा जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 23 पॉइंट, प्रसूता सहायता में 400 करोड़ मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में चर्चा फिर से कर ही चुके थे। 929 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़, लाडली बहना योजना में 8000 करोड़। ये पैसे किस योजना में कहां दिए गए, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जो डिलीवरी के बाद प्रसूता को पैसा मिलते हैं, उस योजना के लिए 400 करोड़, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए 80 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़, विभिन्न सामाजिक पेंशनों में 3525 करोड़ को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए वर्ष 2023-24 में कुल आप देख लीजिए 1,02,976 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं, जो वर्ष 2022-23 से लगभग 22% अधिक है। नारी कल्याण के लिए बजट में प्रस्तावित उल्लेखनीय प्रावधान हमारी सरकार ने महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। तो महिलाओं के लिए जो इस बार हमने बजट में पैसा खर्च किया है, वो टोटल पैसा है 1,02,976 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक है। ये तो नारी शक्ति के लिए योजना हमारे बजट में हो गई। अब बात होगी युवा शक्ति के लिए। युवा शक्ति के लिए देखिए हमारी सरकार ने क्या है। प्रत्येक युवा की अभिलाषा रहती है कि वह शिक्षित, प्रशिक्षित तथा रोजगार युक्त रहे। हमारी सरकार युवाओं की इस अभिलाषा को पूरी करने में उनका पूरा साथ देती आ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के साथ ही वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उनके कौशल विकास के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं में जुटी जा रही है। इससे हमारे युवा शासकीय तथा निजी संस्थाओं में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को स्थापित कर सकने में योग्य बना सके। इसके लिए देखिए कि हमारी सरकार क्या लाई है उनके लिए। पहली जो सरकार उनके लिए क्रांतिकारी योजना लाई है, वो लाई है कि हमारी सरकार शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक नई नियुक्ति देने का अभियान प्रारंभ किया है। 1 लाख नियुक्ति जो है इस वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए ला रही है। दूसरी जो उनके लिए योजना लाई है, वो लाई है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, जो भोपाल में बन रहा है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में प्रति वर्ष लगभग 6000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस स्किल पार्क की सोच अनुसार ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा में भी स्किल सेंटर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं में देखिए यहां भी खोला जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। आगे जाके ये जो है ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा में भी होगा, जिससे वे प्रदेश के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जो भी इंडस्ट्री प्रदेश में लगेगी उसमें हमारे वर्कर काम कर सके, मध्य प्रदेश के ही। अगला पॉइंट देखें, इस वित्तीय वर्ष 22-23 से प्रदेश के समस्त जिलों में निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में 40,045 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं में
46,58,000 से अधिक आवेदकों को बैंक के माध्यम से 30,800 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु एवं महिलाओं के लिए रोजगार मूलक योजनाओं के लिए 252 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। हमारी सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि युवाओं को शिक्षित, योग्य, कौशल युक्त बनाया जाए कि वे स्वयं अपनी आजीविका के साधन जुटा सकें। उद्योगों में प्रशिक्षित एवं अनुभवी मानव संसाधन की कमी है। इस कमी को दूर करने हेतु हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने में न कभी पीछे रही है न रहेगी। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए वर्ष हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मुख्यमंत्री बहुत बड़ी योजना ला रहे हैं। मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंदर 1,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की, अप्रेंटिस जिसे आप बोलते हैं। ज्यादा आप लोग जैसे भोपाल में भेल है तो जो लड़के ITI कर लेते हैं या लड़कियां ITI कर लेती हैं वो भेल में अप्रेंटिसशिप करती हैं, जिसे आप बोलते हैं अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, 1 साल की होती है। तो किसी भी जगह पे करें, आप भेल में करें, NTPC में करें, किसी भी सेमी गवर्नमेंट में करें, तो वो ट्रेनिंग होती है कि आप कहीं भी जो है स्किल्ड वर्कर हो जाए, आपको काम मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ये बात पुरानी हो गई है। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो के ऊर्जामय घोष के साथ पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का भव्य एवं सफल आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। सदन को अवगत कराते हुए गौरव है व हर्ष का है कि प्रदेश ने इन खेलों में अभूतपूर्व सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। 39 स्वर्ण, अंडरलाइन कर रहा हूं, 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में तृतीय स्थान रहा है। इस आयोजन से प्रदेश में खेलों के लोक व्यापारीकरण एवं नई खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिला है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 पदकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। ये क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश तालिका में क्या रहा, 3rd नंबर पर रहा, ये याद रख लिए, ये प्रश्न आएगा चूंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं 32वें पॉइंट पर। भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतरराष्ट्रीय के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। कहां पर? नाथू बरखेड़ा। जो लोग भोपाल के वो जानते होंगे कि बरखेड़ा कहां है। तो स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए खेल विभाग के बजट को निरंतर बढ़ाया गया है। 22-23 में 738 करोड़ का बजट का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। अब हम बात करेंगे शिक्षा के सेक्टर में हमारी सरकार ने क्या किया है। शिक्षा के सेक्टर में जो हमने काम किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, अध्ययन या अध्यापन के लिए वरदान है। इसमें बच्चों को पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इस पर वीडियो हमारा चैनल पे पड़ा है, वो आप देख लें, इसलिए उसको यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो सरकार करने जा रही है, वो क्या करने जा रही है वो आपको बता रहे हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 370 CM राइज स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं। पहली चीज तो यह है। इन स्कूलों में प्रतिवर्ष
1,35,000 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों सहित लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। सीएम राइज विद्यालय के लिए 3,230 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। ये सरकार की बड़ी योजना है जो दिल्ली में जो केजरीवाल ने स्कूलों में काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब हर प्रदेश की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती है। तो इसी क्षेत्र में उन्होंने 370 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ कर चुके हैं। इन स्कूलों में प्रतिवर्ष 1,35,000 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों सहित लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा प्राप्त होने का अवसर मिलेगा और इसके लिए सरकार ने 3,230 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है। भारत सरकार द्वारा नवघोषित पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं व शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य भारत सरकार के सहयोग से की जाएंगे। योजना के अंतर्गत 277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। देखिए सीएम राइज जो है टोटल मध्य प्रदेश सरकार से, पीएम श्री योजना है उसमें 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं व शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य भारत सरकार के सहयोग से किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत 2 वर्ष में 17,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति दी गई है। 29,000 शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है जारी है। स्कूल शिक्षा में व्यापक सुधार के किए गए विभिन्न स्कूल शिक्षा में व्यापक सुधार के किए गए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शैक्षिक संवाद, आदर्श प्रश्नों का निर्माण, सतत अनुश्रवण तथा शिक्षकों को प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 में सर्वे हमारा प्रदेश देश के प्रथम 5 राज्यों में रहा है। 5 राज्यों में हमने बनाया है जगह अपनी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं चल रही है वो ये है, माननीय अध्यक्ष महोदय छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा बढ़ाने तथा निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने, आत्मविश्वास जागृत करने के लिए नवीन योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी मिलेगी। मतलब जिन छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है 12वीं में, उनको स्कूटी दी जाएगी कॉलेज जाने के लिए। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के संस्थानों को भी श्रेष्ठ संस्थान उपलब्ध कराकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अनुकूल अध्यापन और अध्ययन के स्तर तक पहुंचाने योग्य बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सर्वप्रथम लागू कर 168 विषय, याद रख लीजिए, 168 विषयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, 168 विषयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, इन सब की व्यवस्थाएं जो हमने इसमें कर रखी हैं। चलिए आगे हम पेज पर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ विश्वविद्यालय खोले गए हैं, उनकी चर्चा यहां पर हुई है, देख लेते हैं। सिंगरौली में खनन, क्योंकि आप जानते हैं माइनिंग एरिया है, खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। देखिए कोयला मिलता है, एनटीपीसी है सिंगरौली में, तो वहां पर क्या माइनिंग का प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग का कॉलेज प्रारंभ किया जाना कहां पर प्रस्तावित है? सिंगरौली में है, जिसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। तो सिंगरौली में माइनिंग इंजीनियरिंग का कॉलेज खुल रहा है। ये पहले इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आ गई। ये उच्च शिक्षा में हमने काम किया है।
शिक्षा में तो सीएम राय जो पीएम श्री हो गया, उच्च शिक्षा में ये हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, हमने 42 नंबर पॉइंट में देखेंगे 6 इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं 6 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हिंदी माध्यम से भी तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्ययन की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य। संभागीय आईटीआई में 32 प्रमुख ट्रेड में हर वर्ष लगभग 12,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। शिक्षा के लिए वर्ष 2023-24 में 38,375 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2022-23 में 5,532 करोड़ अधिक है। अब चर्चा हम किसान शक्ति की कर लेते हैं। किसान शक्ति को देखें। समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश एक एग्रीकल्चर स्टेट है, इसी से हमारा नारा है समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश। इसको लेके देखें हम कि किसानों के लिए हमने इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जरा उसको देखते हैं। यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले प्रदेश के ऐसे किसान जो सहकारी संस्था से लिए गए ऋणों की माफी के इंतजार में बकायेदार हो गए थे एवं खाद और बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं कि बकाया राशि का पर ब्याज दायित्व हमारी सरकार का द्वारा लिया जाना प्रस्ताव है। जो बकाया ब्याज है जो वो नहीं दे पाए थे, उसको मध्य प्रदेश सरकार, पूरा पैसा नहीं, सिर्फ ब्याज की बात हो रही है। सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर कृषकों के ऋण पर ब्याज की राशि का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये लोन आम बैंक से नहीं है, जिसने सहकारी संस्था से लिए गए ऋण लिए हो, कोऑपरेटिव बैंक से जिसने पैसा लिया हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिसने पैसा लिया हो। ये बात और किसी बैंक से नहीं है कि पंजाब नेशनल कैनरा बैंक से आपने ले लिया, उस पर ब्याज नहीं चुकाने वाली। सहकारी बैंक से जिन्होंने लिया है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। सरकारी संस्था पूर्व से डिफाल्टर कृषकों के ऋण पर ब्याज की राशि का दायित्व जो है सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है, याद रखें। अगला पॉइंट देखें। इस व्यवस्था में सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पाद से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में कुल 2,500 करोड़ का प्रावधान किया है। इस पर और पढ़ लीजिए, आप समझ में जाए। इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर, 0 ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पाद में अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन संस्था, फिर वही प्रश्न है, नॉर्मल बैंक नहीं, सहकारी संस्था से ही 0% की ब्याज दर पर मिलेगा, क्योंकि सहकारी संस्थान प्रदेश की होती है। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थाओं के लेखों एवं अन्य दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिससे किसानों को पारदर्शी एवं आसान प्रक्रिया के माध्यम से कृषि ऋण प्राप्त हो सके। इसके लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, इससे आपके प्रश्न आने की संभावना बनी हुई है। 49 नंबर के पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए हमारे साथ। यहां से प्रश्न आएगा, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के 1 हेक्टेयर तक भूमि धारकों व 5 हॉर्स पावर, ध्यान रखिए, 1 हेक्टेयर तक भूमि धारकों व 5 हॉर्स पावर तक की विद्युत पंप उपयोग कर रहे लगभग 9,75,000 किसानों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के 23,60,000 किसानों को तथा 10 हॉर्स पावर से अधिक के लगभग 55,000 किसानों को ऊर्जा प्रभारों में सब्सिडी दी रही है। 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन पर प्रत्येक किसान हेतु 54,650 की विद्युत खपत के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक भूमि धारक किसानों को निःशुल्क एवं अटल कृषि योजना, याद रख लीजिए आप, अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले कृषि उपभोक्ताओं से मात्र 3,750 रुपए लिया जाता है। इस प्रकार 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ताओं से प्रत्येक किसान हेतु 1,15,505 की विद्युत खपत के विरुद्ध
मात्र 7,500 की राशि ली जाती है। इस हेतु बजट में 13,000 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा पॉइंट को हम समझा देते क्या है। जिनके पास 1 लाख हेक्टेयर देखिए 1 हेक्टेयर तक की भूमि धारक को व 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप उपयोग यदि कर रहे हैं तो लगभग 9,75,000 का जो है बिल आना चाहिए। किसानों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति जो है टोटल जो यूज कर रहे हैं किसान उनका आना चाहिए 9,75,000। किसानों को पूरी फ्री दी जा रही है विद्युत आपूर्ति। अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के 23,60,000 किसानों को तथा 10 हॉर्स पावर से अधिक के लगभग 55,000 किसानों को ऊर्जा प्रभारों में सब्सिडी दी जा रही है। 5 हॉर्स पावर तक पूरी निःशुल्क है, 10 हॉर्स पावर और उससे ऊपर तक जो है सब्सिडी दी जा रही है। अब इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन पर प्रत्येक किसान हेतु 54,650 की विद्युत खपत के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, याद रखिए SC ST की बात हो रही है, 1 हेक्टेयर तक भूमि धारक किसान को निःशुल्क एवं अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले कृषि उपभोक्ता से मात्र जो है 3,750 लिया जाता है। इस प्रकार 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ता के प्रत्येक किसान से 1,15,505 की विद्युत खपत के विरुद्ध मात्र 7,500 की राशि ली जाती है। इसका मतलब कहने का यह हुआ कि जो SC ST वाले हैं उनके लिए निःशुल्क है और अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको 3,750 रुपये लगता है और 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ता से प्रत्येक किसान के लिए जो 1,15,505 की विद्युत खपत के विरुद्ध मात्र 7,500 रुपये ली जाती है। तो इसके लिए 13,000 करोड़ का जो है बजट है, याद रखिए। तो फ्री है SC ST के लिए। आगे देखें आप, ये योजना बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी ये चर्चा में है। प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को प्रति किसान प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत, याद रखिए 2 योजनाएं हैं, एक तो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, दूसरी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दूसरी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ये देखिए, तो इसमें दोनों को मिला के 10,000 मिलते हैं, बाकी राज्यों में 6,000 मिलते हैं। कुछ ऐप की चर्चा हुई है, इसमें हम देख लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसान अपनी उपज के विक्रय के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। हमारे प्रदेश देश में एकमात्र राज्य है जिसने फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसानों को अपने घर, अपने खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज अपने दाम पर विक्रय करने के लिए सक्षम बनाया है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए 2022 में 12,022 किसानों के द्वारा 50 लाख क्विंटल कृषि उपज का विक्रय किया गया है। हमारी सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के विस्तार एवं संवर्धन के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए गठित मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड के माध्यम से 72,967 किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन कराया गया है। बाजरा की मांग पर आधारित फसलों को उत्पादन हेतु प्रेरित करने तथा निर्यात को बढ़ाने देने वाली एवं आयात की प्रतिस्थापित करने वाली फसलें, दाल, तिलहन, मसाले, औषधियां, सुगंधित तेल आदि की फसलों के विविधीकरण हेतु फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लगभग 11,000 एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन किया जा रहा है। एक चीज और है जो इस बार इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। भारत सरकार ने मिलेट्स, मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा देकर इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। इन उच्च पोषक मान के खाद्यान्नों को कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन से किसानों को आर्थिक समृद्धि में
सुधार होगा। हमारी सरकार ने मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया। मिलेट मतलब मोटे अनाज, बाजरा, रागी, कुटकी, ये सब, कोदो। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा रहा है हेतु 2000 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता के लिए 1000 करोड़ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। एक योजना और चली है, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना लागू हुई है। प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 627 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत 3346 गौशालाओं के निर्माण स्वीकृत है, जिसमें निर्माण पूर्ण कर 1135 संचालित हो चुकी है। इन गौशालाओं के संचालन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। 3346 गौशालाओं के निर्माण स्वीकृत है, जिनमें निर्माण पूर्ण कर 1135 संचालित भी आपकी हो चुकी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों, विशेषकर बैगा, सहारिया, भारिया को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। हितग्राही अंशदान को 10% किया गया है। ये सिर्फ जनजातियों के लिए है, 3 के लिए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। कुल दुग्ध उत्पादन हमारा प्रदेश देश में प्रथम 3 स्थान में आ चुका है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, हमारा प्रदेश देश में प्रथम 3 स्थान में आ चुका है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता में हमारा प्रदेश की औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, हमारा प्रदेश की औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पशुओं में एक वायरस फैला था जिसकी चर्चा आपने खूब सुनी होगी। लंपी वायरस के संक्रमण फैलने पर हमारी सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए तत्परता से अभियान के रूप में 37 लाख से अधिक पशुओं को टीकाकरण कराया गया है। 37 लाख से अधिक पशुओं का जो है हमने टीकाकरण किया है। को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। किसानों की आय में वृद्धि करने में उद्यानिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 3769 सूक्ष्म खाद्य उद्यान इकाई स्थापित की जाना है, जिसके विरुद्ध 1150 इकाइयों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा 350 इकाई स्थापित हो चुकी है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने तथा विपणन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए भोपाल में वेंटिलेटेड फ्लावर डोम की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश में उपलब्ध 4,39,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,36,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी के लिए प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। कृषि एवं कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,964 करोड़ का बजट प्रावधान है। 22-23 के बजट अनुमान से रुपए 804 करोड़ अधिक है। अगले पार्ट में हम अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण के विषय में लाएंगे और जानकारी लाएंगे। बजट अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।